Welcome students in the microeconomics classes, unit number 6, producers behavior and supply. And today's topic is returns to a factor. Law of returns. It explains the change in output as a result of change in inputs. जब हम लोग इनपुट में चेंज करते हैं तो उसकी वजह से आउटपुट में बदलाव आता है. इनपुट्स मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द रॉ मटेरियल्स, एंड आउटपुट मीन्स द रिजल्टेंट प्रोडक्शन इज नोन एज आउटपुट. तो इनपुट में चेंज करने से आउटपुट में चेंज आएगा, ये हमें पहले से पता है. रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर एग्जामाइन्स the effect of output when only one factor is increased. Returns to a variable factor में हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमने केवल एक वेरिएबल फैक्टर में बदलाव किया तो उससे आउटपुट पर क्या असर पड़ेगा. और शॉर्ट पीरियड में हम केवल लेबर में चेंज कर सकते हैं. ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था डिटेल में. उस वीडियो को ढंग से समझने के बाद ही इस वीडियो पर आइएगा. अगर हमने केवल एक लेबर में चेंज किया, एक फैक्टर में यानी कि लेबर में, तो उसकी वजह से हमने पढ़ा था कि टोटल प्रोडक्शन पहले तेजी के साथ बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बढ़ना रुक जाता है और फिर टोटल प्रोडक्शन गिरने लगता है. और जब ऐसा होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर जीरो हो जाता है और फिर नेगेटिव में चला जाता है. यही कहलाता है रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर. रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर एग्जामाइन्स द इफेक्ट ऑन आउटपुट व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड व्हाइल एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. ये शॉर्ट पीरियड में होता है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन कहलाता है ये. और लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन में होता है रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि हम लोग बिजनेस के साइज को ही चेंज कर देते हैं. Returns to scale examines the effect on output when all the factors are increased simultaneously in the same proportion. अगर एक सेम रेशियो में सभी फैक्टर्स के अंदर एक साथ बदलाव किया जाए तो उससे हमें रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, उसका प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ेगा, यही कहलाता है रिटर्न्स टू स्केल, जिसे हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि कोर्स के अकॉर्डिंग केवल हमें पढ़ना है रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर, और यही कहलाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. रिटर्न्स टू अ फैक्टर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद फिक्स्ड फैक्टर्स, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट इन द बिगनिंग एंड देन इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली स्टार्ट्स फॉलिंग. जब केवल एक वेरिएबल फैक्टर में बदलाव किया जाए, यानी कि लेबर को एक एक करके बढ़ाया जाए, तो टोटल प्रोडक्शन पहले तेजी के साथ बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर एंड में टोटल प्रोडक्शन गिरने लगता है. यही कहलाता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर. पिछले वीडियो में भी ये टॉपिक हमने पढ़ा था डिटेल में, लेकिन इस बार इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर के नाम से. इस टेबल पर ध्यान दीजिएगा, ये वही टेबल है जो पिछले चैप्टर में हमने समझी थी, पिछले वीडियो में. फिक्स्ड फैक्टर्स को आपको चेंज नहीं करना, जो भी नंबर यहां पर शो करें उसे चेंज नहीं करें, चाहे 1 शो कीजिए, चाहे 2, चाहे 4, चाहे 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. वेरिएबल फैक्टर मीन्स लेबर, और लेबर को यहां पर हम लोग एक एक करके बढ़ाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक. ऐसा करने पर हमें दिखाई देगा टोटल प्रोडक्शन तेजी के साथ बढ़ रहा है. तेजी के साथ क्यों? क्योंकि अगर एक लेबर ने प्रोडक्शन किया है 2 आइटम्स का, तो 2 लेबर्स को प्रोडक्शन करना चाहिए 4 आइटम्स का, लेकिन यहां पर प्रोडक्शन हो रहा है 6. अगर 2 लेबर ने 6 आइटम्स का प्रोडक्शन किया, यानी एक व्यक्ति ने 3 आइटम्स का प्रोडक्शन किया लगभग, तो 3 लोगों को मिलकर 9 आइटम्स का प्रोडक्शन करना चाहिए. 9 होना चाहिए यहां पर टीपी, लेकिन यहां पर टीपी दिखाई दे रहा है 12.
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन तेजी के साथ बढ़ रहा है। उसके बाद भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। उसके बढ़ने की स्पीड पहले से कम हो जाएगी और फिर टोटल प्रोडक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा। 30 का 30 ही दिखाई देगा आपको, और फिर टोटल प्रोडक्शन गिरने लगेगा, अर्थात वापस ये कम हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन में जितनी बढ़ोतरी हो रही है यही कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में दिखाएंगे 2 और 6 के बीच डिफरेंस है 4, देन 6 एंड 12 के बीच डिफरेंस है 6, फिर टोटल प्रोडक्शन 12 से 20 हो गया यानी कि 8 MP है, फिर 20 से 25 हो गया यानी कि 5। तो कुल मिलाकर टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आ रहा है वही कहलाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। इसी बात को शो करना है डायग्राम में। जब तक आपको एमपी बढ़ता हुआ दिखाई दे इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और जब एमपी घटना शुरू कर देगा और फिर जीरो भी हो जाएगा और नेगेटिव में भी जाएगा तो यह कहलाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। डायग्रामेटिकली ये वही डायग्राम है सेम जो पिछले वीडियो में भी आपको समझाया गया था। सेम वही डायग्राम यहां पर भी एक्सप्लेन करना है आपको। एक्स एक्सिस पर हम लोग शो कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ वेरिएबल वेक्टर। फर्स्ट डायग्राम में वाई एक्सिस पर हम लोग शो करेंगे टोटल प्रोडक्ट, और सेकंड डायग्राम में शो करेंगे एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। यहां पर अगर आप चाहें तो एवरेज प्रोडक्ट को स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर थ्योरी में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया, ढंग से समझ लिया, याद कर लिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में तेजी के साथ बढ़ता है, और जब टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। सेकेंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ेगा, और ऐसा होने पर मार्जिनल प्रोडक्ट घटने लगेगा। थर्ड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है, जिसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाता है। यही बात हमें यहां टेबल में दिखाई दे रही है, और सेम यही बात यहां डायग्राम में दिखाई दे रही है। एवरेज प्रोडक्ट का डायग्राम इस प्रकार से बनाना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट उसे हमेशा हाईएस्ट पॉइंट से कट करेगा। जिस पॉइंट पर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वहीं पर मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जहां पर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वहीं पर होगा इंटरसेक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट के बीच। यह है फेज नंबर 1, जिसमें हमें दिखाई देता है टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। इस स्टेज में आपको मार्जिनल प्रोडक्ट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एवरेज प्रोडक्ट भी यहां पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सेकेंड स्टेज या कह सकते हैं फेज नंबर 2, यहां पर टोटल प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है। दैट मीन्स टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। इस स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट आपको लगातार घटता हुआ दिखाई देगा, और लास्ट में इस स्टेज के मार्जिनल प्रोडक्ट टच करेगा एक्स एक्सिस को, यानी कि वो जीरो हो जाएगा। सेकेंड फेज में एवरेज प्रोडक्ट आपको बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा और घटता हुआ भी दिखाई देगा, और एवरेज प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट वो होगा जहां पर इंटरसेक्शन होगा मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच। और लास्ट फेज नंबर 3 में टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है, जिसकी वजह से हमें एवरेज प्रोडक्ट भी घटता हुआ दिखाई देगा और मार्जिनल प्रोडक्ट पहुंच जाता है नेगेटिव में। ये वो सब बातें हैं जो कि आपको थ्योरी के हिसाब से ध्यान रखनी है। यही बात पढ़ेंगे अब। 3 फेजेस या कह सकते हैं 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फेज नंबर 1। फेज नंबर 1 में टोटल प्रोडक्ट तेजी के साथ बढ़ता है, इसी वजह से इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फेज नंबर 1, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी इंक्रीजेज।
फर्स्ट फेज में टोटल प्रोडक्ट आपको तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और मार्जिनल प्रोडक्ट भी यहां पर बढ़ेगा। इन दिस स्टेज एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बोथ राइजेज। इस स्टेज में आपको एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बट एमपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एपी। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा होगा एवरेज प्रोडक्ट से, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता ही तब है जब मार्जिनल प्रोडक्ट उससे ज्यादा हो। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इसमें आता है फेज नंबर सेकंड एंड थर्ड बोथ। फेज नंबर सेकंड, ये वो फेज है जिसमें टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लगता है। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, यानी कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन उसके बढ़ने की स्पीड लगातार कम होती जा रही है। एंड मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेज बट रिमेन्स पॉजिटिव। इस स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट लगातार गिरता जरूर है लेकिन नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव होता है वो थर्ड फेज में। हियर एवरेज प्रोडक्ट इनिशियली राइजेज देन फॉल्स। सेकेंड फेज में एवरेज प्रोडक्ट स्टार्टिंग में हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद गिरता हुआ दिखाई देगा। एंड मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव। इस फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट लगातार घटेगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ दिस स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स जीरो। और इस स्टेज के एंड में मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अ रेशनल फर्म ट्राइज टू ऑपरेट इन दिस फेज ओनली। एक बुद्धिमान बिजनेसमैन अपने बिजनेस को इसी फेज में ऑपरेट करना चाहता है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज को क्रॉस इसलिए करेगा क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे मैं लेबर को काम पर लगाता जा रहा हूं मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और सेकंड फेज में भी टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। वो बात अलग है कि उसकी स्पीड उतनी नहीं रहती लेकिन बढ़ता जरूर है। लेकिन बिजनेसमैन कभी भी थर्ड फेज में जाना इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि थर्ड फेज में जब लेबर को काम पे रखा जाता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय उल्टा घटने लगता है। और कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि उसका प्रोडक्शन घटे, तो थर्ड फेज में बिजनेसमैन नहीं जाएगा, जिसकी वजह से एक रेशनल फर्म हमेशा सेकंड फेज में ही ऑपरेट होती है। फेज नंबर थर्ड, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ये वो फेज है जिसमें टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है और मार्जिनल प्रोडक्ट चला जाता है नेगेटिव में। एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं होता, ना कभी जीरो होता है। इन दिस स्टेज एपी एंड एमपी बोथ फॉल्स बट एपी रिमेन्स पॉजिटिव एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। ये वो फेज है जिसमें एपी और एमपी दोनों घटेंगे लेकिन एपी पॉजिटिव होगा और एमपी नेगेटिव होगा। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। थर्ड फेज के बिगिनिंग में टोटल प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम दिखाई देगा और कांस्टेंट भी होगा। और इसी पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाता है जीरो। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जाता है। नेक्स्ट, causes of increasing returns to a factor. Point number 1, fuller utilization of resources. अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब स्टार्टिंग में लेबर को एक एक करके बढ़ाया जाता है शॉर्ट पीरियड में, तो टोटल प्रोडक्शन तेजी से क्यों बढ़ता है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास जो फिक्स्ड फैक्टर्स थे जिनका पहले पूर्ण इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, अब लेबर के बढ़ने से वो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होने शुरू हो जाएंगे। अर्थात अब हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो बर्बाद नहीं होंगे। इन द इनिशियल स्टेज फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन अनयूटिलाइज्ड, बट व्हेन वेरिएबल फैक्टर एडेड विद फिक्स्ड फैक्टर्स एंटरप्राइजेस गेट टोटल प्रोडक्ट विद इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी राइजेज। बिगिनिंग में स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत सारे फिक्स्ड फैक्टर्स थे जो बर्बाद हो रहे थे, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमने वेरिएबल फैक्टर्स लेबर को बढ़ाना शुरू किया, हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स जो पहले अनयूटिलाइज्ड थे अब वो फुल्ली यूटिलाइज होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है स्टार्टिंग में
और मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 2, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स लेबर के बीच काम का बंटवारा। जब हम लोग लेबर को एक एक करके बढ़ाते हैं तो लेबर के बीच लगातार काम बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से लेबर को एक ही कार्य को बार बार करना पड़ता है और उसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है। एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ लेबर एनेबल्स प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। जब हम लोग एक एक करके लेबर को अप्लाई करते हैं, लेबर को बढ़ाते हैं, तो प्रोसेस के हिसाब से काम लेबर के बीच बांटा जाता है। स्पेशलाइज्ड वर्कर्स मे बी यूज्ड फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन। और अलग अलग प्रोसेस के लिए हम लोग स्पेशलाइज्ड लेबर्स का इस्तेमाल करते हैं। दिस इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, जिसकी वजह से लेबर की प्रोडक्टिविटी और उसकी एफिशिएंसी लगातार बढ़ती जाती है। यानी पर हेड प्रोडक्शन अब हमें ज्यादा देखने को मिलता है, अर्थात एवरेज प्रोडक्शन बढ़ जाता है लेबर का। अकॉर्डिंगली एमपी टेंड्स टू राइज, जिसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट हमें पहले से ज्यादा दिखाई देता है। और मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, और यही कहलाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। थर्ड पॉइंट, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। स्टार्टिंग में हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर्स तो बहुत थे, लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स की कमी थी, अर्थात लेबर की कमी थी। लेकिन जैसे जैसे हमने लेबर को बढ़ाना शुरू किया, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच यहां पर हमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सो लॉन्ग एज फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड, एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर टेंड्स टू इंप्रूव द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। स्टार्टिंग में हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स अनयूटिलाइज्ड थे, यह कह सकते हैं अंडर यूटिलाइज्ड थे, लेकिन जैसे जैसे हमने लेबर को बढ़ाया, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें बनता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हमें दिखाई देगा। एज अ रिजल्ट एमपी इंक्रीजेज एंड टीपी इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट। नेक्स्ट, causes of diminishing returns to a factor. These are the reasons of phase number 2nd and 3rd. वो phases जिसमें टोटल प्रोडक्ट के बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है और फिर टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है। यानी कि यहां पर एमपी लगातार घटता है और फिर नेगेटिव भी हो जाता है। तो इसके पीछे कारण कौन कौन से हैं? टोटल प्रोडक्शन की स्पीड कम क्यों हो जाती है और टोटल प्रोडक्शन गिरने क्यों लगता है? पॉइंट नंबर 1, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर्स, अर्थात कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे पास फिक्स्ड हैं, जैसे कि लैंड, कैपिटल, हमारी एंटरप्राइज। हम लोग केवल और केवल लेबर को ही बढ़ाते जा रहे हैं, और अगर हम ये सोच रहे हैं कि केवल लेबर बढ़ाने से लगातार प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर हमें लगातार प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर के साथ साथ हमें बाकी फैक्टर्स में भी चेंज करना चाहिए, और फिलहाल हम लोग ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास शॉर्ट पीरियड है। ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन है। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर्स, the fixed factors gets excessively utilized. This suffers greater wear and tear and loses its efficiency. जब हम लोग फिक्स्ड फैक्टर्स को बढ़ाएंगे नहीं और केवल वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर को ही बढ़ाते चले जाएंगे, तो हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। हमारी मशीनरी, हमारे टूल्स टूटेंगे, फूटेंगे, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने शुरू होते हैं। Hence firms gets diminishing returns. Point number 2, imperfect factor substitution.
more and more units of our labor cannot be continuously utilized in place of capital. अगर हमें बिजनेस में कैपिटल बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें और पैसा लगाना है, लेकिन हम लोग पैसा लगाने की बजाय केवल लेबर को ही लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दूसरे को परफेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता. अगर हमें आवश्यकता है कैपिटल बढ़ाने की और फिर भी हम लोग केवल लेबर को ही बढ़ा रहे हैं, तो प्रोडक्शन के बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी, बिकॉज दीज आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं, क्योंकि सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये सभी फैक्टर्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं. इसीलिए अगर हमें बिजनेस में बढ़ाने की आवश्यकता है कैपिटल और हम लोग बढ़ा रहे हैं लेबर, तो इससे प्रोडक्शन के बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी और हो सकता है कि हमारा प्रोडक्शन गिरने भी लगे. यही कारण है कि यहां पर एमपी डिक्रीज होता है और फिर नेगेटिव भी हो जाता है. एमपी डिक्रीज तब होगा जब टोटल प्रोडक्शन के बढ़ने की स्पीड कम होगी, और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव तब होगा जब टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है. थर्ड पॉइंट, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स. स्टार्टिंग में हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स की कमी थी, फिक्स्ड फैक्टर्स हमारे पास काफी थे. हमने धीरे धीरे लेबर को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन हम लोग लेबर को लगाते ही बढ़ाते चले गए, जिसकी वजह से ये जो कोऑर्डिनेशन था फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच, ये फिर बिगड़ गया. स्टार्टिंग में वेरिएबल फैक्टर्स की कमी थी, लेकिन जब आप लगातार वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाएंगे, लेबर को बढ़ाते चले जाएंगे, तो फिर आपको दिखाई देगा कि फिक्स्ड फैक्टर्स की अब कमी रह गई है. वो कोऑर्डिनेशन जो बीच में एक बार अच्छा हो गया था वो दोबारा बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की स्पीड कम हो जाती है और मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लगता है और फिर नेगेटिव में भी चला जाता है. इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इवेंचुअली डिस्टर्ब्स द आइडियल फैक्टर रेशियो. जब लगातार लेबर को बढ़ाते जाएंगे, तो जो रेशियो एक बार अच्छा हुआ था बीच में, जिसकी वजह से हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने लगे थे, अब वो रेशियो दोबारा बेकार हो जाएगा. दिस रिजल्ट्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स. इसी की वजह से टोटल प्रोडक्शन की स्पीड कम हो जाती है और फिर टोटल प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घटने लगता है. नेक्स्ट, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ये पूरा टॉपिक जो हमने पढ़ा, यहां पर हमने कुछ बातें मान ली थी जिन्हें हम लोग बोलते हैं अजम्पशंस. अजम्पशन नंबर 1, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. यानी कि प्रोडक्शन की टेक्निक में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा था. जो टेक्निक स्टार्टिंग में थी वही टेक्निक एंड में भी थी. पॉइंट नंबर 2, देयर इज शॉर्ट पीरियड ऑफ ऑपरेशन. अर्थात हमारे पास समय की कमी है और हम लोग केवल वेरिएबल फैक्टर में ही बदलाव कर सकते हैं, यानी कि लेबर में. ओनली वन फैक्टर, दैट मीन्स लेबर, कैन बी चेंज्ड. नंबर 4, ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट. और यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट है, जब हमने लेबर को एक एक करके बढ़ाया, तो ऐसा नहीं है कि सेकंड लेबर के पास ज्यादा नॉलेज थी और वो ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो ज्यादा स्किल्ड था, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा. ऐसा नहीं है. यहां पर ये मान लिया गया है कि हर एक लेबर इक्वली एफिशिएंट था. अर्थात एक लेबर और दूसरे लेबर के बीच कोई अंतर नहीं है, ना नॉलेज में, ना उनकी स्किल्स में, ना उनकी एजुकेशन में, ना ही उनकी हेल्थ में. हर तरीके से हर एक लेबर सेम है. नंबर 5, रेशियो ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड. यानी कि फिक्स्ड फैक्टर्स को फिक्स रखते हुए हम लोग यहां पर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से उनके रेशियो में हमें लगातार चेंज दिखाई देगा. नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ. ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब काम नहीं करेगा. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के काम करने का मतलब, पहले टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है. तो ऐसा कब नहीं होगा, वही कहलाएगा पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ. पॉइंट नंबर 1,
व्हेन देयर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर दें तो फिर टोटल प्रोडक्ट कभी गिरेगा नहीं, फिर ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहां पर काम नहीं करेगा। व्हेन देयर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सो दैट ग्रेटर आउटपुट इज अचीव्ड विद द सेम इनपुट्स, तो फिर हमें लेबर को बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम लोग सेम इनपुट से ही पहले से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकेंगे। एंड पॉइंट नंबर 2, व्हेन सम सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स इज डिस्कवर्ड, अगर हमने फिक्स्ड फैक्टर्स के सब्स्टिट्यूट्स को डिस्कवर कर लिया तो फिर हमें फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा और केवल हम लोग लेबर को बढ़ाते ही टोटल प्रोडक्शन को लगातार बढ़ा सकते हैं, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। लेकिन अगर मान लिया गया कि उन्हें हमने डिस्कवर कर लिया तो फिर ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द टॉपिक। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बात की गारंटी है कि जब भी आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जाम में जरूर आएगा। तो इस टॉपिक को ये मानते हुए पढ़िए कि ये एग्जाम के लिए आउट है, दैट मीन्स आपका पेपर आउट हो चुका है और ये एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है। थैंक यू।